खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हर दिन सुबह आपके सामने आते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप बखैरियत से होंगे और आप इस ट्रांसमिशन को देखेंगे। आपकी आराओं और आपकी उमंगों के मुताबिक इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हर दिन जो आप फीडबैक हम तक पहुंचाते हैं उसका बगौर जायज़ा लिया जाता है। उसमें जो खामियां आप हम तक पहुंचाते हैं उनको दूर करने की हम कोशिश करते हैं और इस हौसले और इस हिम्मत के साथ आपके सामने सुबह सुबह आते हैं कि हमारी ये नई कोशिश जो नई पहल होती है हर दिन सुबह, इसे आप पसंद फरमाएंगे और आप अपनी आरा से हमें और नवाजेंगे ताकि मुस्तकबिल में भी हम आपकी आराओं के मुताबिक अपने प्रोग्राम को तरतीब तहरीर कर सके। फिलहाल आज हम आपको याद दिलाते चले कि चूंकि आज 8 तारीख है माह फरवरी की और सन 2023 है, यानी दूसरा महीना है, आठवां दिन है और 2023 साल है। और आज के दिन हम हिस्ट्री पर तो आएंगे ही, आपको बताएंगे कि हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ है, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर याद दिलाते चले कि टेलीविज़न चैनल पर आप हमें देखते हैं, यानी घर बैठे टीवी पर आप हमें देखते हैं। अगर आप बैरून रियासत है, बैरून मुल्क है, तो आप हमारी नशरियात को बराह रास्त देख सकते हैं हमारी फेसबुक पर, हमारी यूट्यूब पर, हमारे ट्विटर पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। ये वो राब्ते हैं जहाँ पर मुसलसल आप हमारे टीवी के ज़रिए से देखेंगे, वीडियो फॉर्मेट में देखेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आइएगा, जहां पर तीनों जुबानों में आपको खबरें मिलेंगी। अंग्रेजी में भी तर्जुमा मिलेगा, उर्दू में भी तर्जुमा मिलेगा और आपको हिंदी में भी कंटेंट जो है वो वहां पर पढ़ने को मिलेगा। न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से आपको वहां पर बाखबर किया जाता है, बल्कि दुनिया भर के अंदर, बल्कि मुल्क बल्कि सियासत पर भी हमारी नज़र रहती है। और कुछ रियासतें, मखसूस रियासतें हैं जहां पर हम आपको अपडेट करते हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और साथ साथ हिमाचल है, दिल्ली है, यूपी है। और ये सारी चीज़ें जो नेशनल हुकूमत की होती है वो हम वहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। वहाँ का जो फीडबैक आपकी तरफ से दिया जाता है उस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। कल भी कुछ दोस्तों की तरफ से कुछ बातें सामने रखी गई थी। मुझे उम्मीद है कि वो आज ज़रूर हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, देखेंगे क्या वो सारी दिक्कतें जो आ रही थी वो दूर हुई या नहीं हुई है, ताकि हम उसको मजीद फॉर्मेट को बेहतर और फाल बना सके। फिलहाल चूंकि आज 8 तारीख है तो प्रोग्राम का करते हैं आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे से। मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज के दिन क्या कुछ खास है। उसके बाद आपको मौसम का मिजाज और कौमी शाहरा की हालात से भी वाकिफ कराएंगे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। सलाम जेके में 8:40 हो रहे हैं, तो आगाज कर देते हैं आज के दिन से। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है? फरवरी का महीना है, 8 तारीख आज है, साल 2023 और 2005 में आज ही के दिन इजराइल और फलस्तीन के दरमियान फायरबंदी का मुआहिदा तय पाया, सीज फायर हुआ। उसके बाद ये कई मरतबा टूटा। कशीदगी खित्ते के अंदर देखी गई, गजा पट्टी में हवाई फायरिंग, फिजाई हमलों में मुतअद्दिद लोगों ने अपनी जानें गंवाई। लेकिन 2005 में पहली कोशिश हुई थी एक तवील मुद्दत के बाद जिसने रंग लाया और फायरबंदी का मुआहिदा आज के दिन तय पाया था। 1238 में मंगोलियंस ने रूसी शहर व्लादिमीर को आज के दिन मुकम्मल तौर तबाह कर दिया आग लगाकर। तारीख 8 फरवरी की आती है, साल 1238। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1872 में अंडमान जेल के अंदर शेर अली ने गवर्नर पर हमला किया और आज के दिन शहादत पाई। तवील जद्दोजहद में इनका भी हिस्सा माना जाता है। आज़ादी के दौरान, आज़ादी की लड़ाई के दौरान 8 फरवरी 1872 को यह वाक़या पेश आया। और साल 1971 में आज ही के दिन जनूबी वियतनामी फौज ने लाओस पर हमला किया। 8 फरवरी के दिन ये एक बड़ा हमला इसलिए भी माना गया क्योंकि मुतअद्दिद ममालिक या जो इत्तेहादी थे वो लाओस की तरफ से भी लड़ाई करने आए थे, लेकिन बात ज्यादा नहीं बन पाई थी। साल 1999 में 24 वर्ष कबल आज ही के दिन अमेरिकी खलाई जहाज स्टार डस्ट कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना हुआ। एक साइंसदानों के लिए बड़ा दिन। 1999 में ये बड़ी डेवलपमेंट हुई आज के दिन। साल 2007 में भूटान के बादशाह का पहला हिंदुस्तान का दौरा था। इससे पहले वो कभी नहीं आए थे और ये पहली इस तरह की कोशिश थी सिफारती सतह पर भी, जहां पर 2 अहम शख्सियात की मुलाकात हुई हो। वज़ीर आज़म उस वक्त और वज़ीर ख़ारजा के साथ भी मुलाकात 2007 में दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हुई थी भूटान के बादशाह की। 1785 में आज ही के दिन वॉन हेटिंग्स, जो कि 1774 से 1785 तक गवर्नर जनरल थे, आज के दिन हिंदुस्तान छोड़ गए। खैराबाद कहा उन्होंने हिंदुस्तान को। 8 फरवरी 1785 में यहां से चले गए। तकरीबन 1774 से 85 तक उन्होंने बतौर गवर्नर जनरल अपनी जिम्मेदारी भारत के अंदर, ब्रिटेन इंडिया में उस वक्त संभाली। ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपना कामकाज संभाली हुई थी।
इसके अलावा 1622 में बरतानिया के बादशाह जेम्स अव्वल, जो जेम्स फर्स्ट कहलाते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट आज के दिन तहलील कर दी, कामकाज बंद कर दिया। बड़ा फैसला था और बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट बरतानिया के अंदर देखी जा रही थी। और उसके बाद इत्तेहादियों के साथ जाना, उन्हें छोड़ना, यह सिलसिला बरतानिया के साथ तब से आज तक चला आता रहा है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मुख्तसर फहरिस्त, एक तवील फहरिस्त से निकालकर हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने रखें दिन की मालूमात क्या रहती हैं या कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं या वाक़यात हैं आपके सामने रखें। तो आज 8 फरवरी है, क्या खास था आपके सामने रख दिया है। लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे, एक पड़ाव और आगे बढ़ेंगे और पहले पड़ाव में हमारी कोशिश रहती है कि खबरें आप तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नई दिल्ली समेत मुल्क के बाकी हिस्सों से पहुंचे। तो आज सबसे पहले मौसम का भी अपडेट आपको देते चले और साथ ही साथ कौमी शाहराहों के बारे में भी आपको बताएं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है, लेकिन आइंदा 24 घंटों में मौसम खराब होगा। यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों के अंदर इंतजामिया की जानिब से तेज बारिश, बालाई इलाकों से मैदानी इलाकों तक हल्की बर्फबारी और वार्निंग भी जारी कर दी गई है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बर्फानी तोदे भी 9 से 11 फरवरी तक गिर सकते हैं। यानी पहले से जो पेशन गोई थी उसमें कोई ज्यादा तब्दीली नहीं है, लेकिन आज बाद दोपहर आप हल्का बदलते मौसम का असर भी देखेंगे। अभी मौसम अबरालूद है, जो कि कल भी बेशतर हिस्सों के अंदर देखा गया और मुख्तलिफ इलाकों के लिए जो एडवाइजरी जारी हुई है डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, उसमें अथॉरिटी ये बताती है कि वस्ती कश्मीर के गांदरबल, शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा, ये 3 ऐसे अजला हैं जहां पर सर्दी का असर तो देखा जा रहा, लेकिन जब मौसम बदलेगा तो मुख्तलिफ इलाके इन 3 अजला में जो दूर दराज के हैं वहां पर बर्फानी तोदे गिराने का खतरा है। लिहाजा दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग एहतियात बरते, उन्हें मशवरा मुतलकीन की जानिब से दिया गया है। दूसरी बात, पिछले 24 घंटों में मौसम जो अबरालूद है, अब जब हल्की बारिश या बर्फबारी होगी तो रात का दर्जा हरारत जो है वो थोड़ा सा कम होगा या बेहतर पहले के मुकाबले कहा जा सकता है। लेकिन इन 24 घंटों में जब मौसम खराब होगा तो अहम राब्ता सड़कों पर भी इसका असर देखा जा सकता है। फिलहाल अभी तक जो आप देख रहे हैं कि जिला कलान का दूसरा पड़ाव जिसमें हम ऑलरेडी चल रहे हैं, उसके भी कुछ दिन या कुछ लम्हात बचे हैं, तो इसके बाद एक और तीसरा मरहला जो है वो इसका शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही बर्फबारी का एक हल्का स्पेल 24 घंटों के बाद शायद जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिले। आसिफ, हमने नाजरीन को यह भी अपडेट करें, कैफ्टेरिया मोड पर जो थोड़ी देर पहले पस्सी गिराई थी जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था, हुक्काम की तरफ से उस पस्सी को हटा दिया गया है और बर वक्त कार्रवाई कर दी गई, क्योंकि वो ज्यादा मामला नहीं था, छोटी सी पस्सी गिराई थी जिसको तकरीबन 1-आधे घंटे के अंदर अंदर ही क्लियर करके श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को एक बार फिर गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया था। सुबह कैफ्टेरिया मोड के आसपास पस्सी गिराई थी जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई थी, गाड़ियों को रोक दिया गया था। और अब हमें ज़राया और हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से ये इत्तला दे रहे हैं कि उस पस्सी को हटा दिया गया है। बीके नमला और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार फिर कौमी शाहराह पर गाड़ियों को चलने को हरी झंडी दे दी और इस वक्त दोबारा से कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर मौसम का मिजाज बदला सा, पहाड़ी इलाकों के अंदर एक बार फिर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी और डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से आज वार्निंग दे दी गई है, 24 घंटों के लिए है। बांडीपोरा, गांदरबल, बडगाम और कुपवाड़ा के अंदर इन अजला के अंदर रहने वाले लोगों से एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जब आप सफर करें तो मजीद एहतियात से काम लें, क्योंकि सूरत हाल दीगर गुम बनी हुई है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और बड़ी खबर की करते हैं जिसने पूरी दुनिया को शौकज़दा कर दिया है, क्योंकि बात 2 उन बड़े मुल्कों की करते हैं जहां पर एक के बाद एक ज़लज़ले के झटके आए और अभी भी ये न थमने वाला सिलसिला वहां पर जारी है। तुर्की और शाम, 2 ऐसे मुल्क जहां पर तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद अब लगातार बढ़ रही है और इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक, यानी आज सुबह जो मुख्तलिफ ज़राया ने खबर की है, वो अब अमवात की तादाद 8000 से तजावुज़ कर गई है। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 8000 से तजावुज़ कर गई है और शदीद सर्दी, बाज़ इलाकों में बर्फबारी के बाइस मुतासरीन के कठिन हालात का सामना है, यानी मुतासरीन जो वहां पर है उन्हें इंतहाई कठिन हालात का सामना है। और आफ्टर शॉक्स कल भी हमने देखे और खबर यह है कि रात भर एक बार फिर 2-3 बार वो आफ्टर शॉक्स आए हैं और आफ्टर शॉक्स की वजह से, यानी जो ज़लज़ले आते हैं उसके बाद छोटे छोटे हल्के ज़लज़ले और महसूस किए जाते हैं, वो सिलसिला वहां पर लगातार जारी है, जिसकी वजह से पूरा तुर्क
और शाम इस वक्त खौफजदा और दहशत ज़दा बना हुआ है। तुर्की और शाम में जल्जले से हलाकतों की तादाद जहां 8,000 से तजावुज कर गई है, वहीं पर तकरीबन ये एक इब्तिदाई रिपोर्ट जो सामने आ रही है कि तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो बराह रास्त इससे मुतासिर भी हुए हैं। और शदीद सर्दी और इलेक्ट्रिसिटी न होना, फिर फ्यूल का कमी होने की वजह से भी जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस है उसको चलाने में काफ़ी शिद्दत और काफ़ी कमी जो है वो काफ़ी मुश्किलें जो है वो उठाना पड़ रही है। इधर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटियाँ जो दुनिया भर की हैं वो इस पूरे निज़ाम को देख रही हैं और उनका मानना है कि आफ्टर शॉक्स जो आ रहे हैं उनकी शिद्दत भी कोई कम नहीं है। 3 से 5 के दरमियान वो आफ्टर शॉक्स भी देखे गए हैं, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी शिकाफ़-ज़दा बिल्डिंगें हैं, जो शिकाफ़-ज़दा इमारतें हैं, उनके गिरने का खदशा और ज़्यादा बढ़ गया है। तुर्की ने फिलहाल अपने 11 सूबों के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। दुनिया भर की टीमें इस वक्त तुर्की के अंदर पहुंच चुकी है। भारत की तरफ से भी एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, जो वहां पर हलाकतों का मुआयना कर रही है और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में बाज़ाब्ता तौर पर अपना हिस्सा जो है वो दे रही है। मटीरियल पूरी दुनिया से रिलीफ मटीरियल जो है वो पहुंच रहा है और इब्तिदाई खबरें जो तुर्की से सामने आ रही है, तकरीबन 85 मिलियन लोग डायरेक्टली इफेक्ट है और 13 मिलियन लोग वो हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर इस वक्त जेर इलाज है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जख्मियों की तादाद कितनी है और क्या कुछ वहां पर चल रहा है। तो तुर्की की हालात है। लेकिन सीरिया, जिस पर पाबंदियां लगी है, क्योंकि उस पर इख्तिसादी पाबंदी लगी है और आज भूकंप के झटकों ने, जो जल्जले के झटकों ने वहां पर रही सही कसर भी पूरी कर दी है। तो सीरिया के सरबराह का बयान सामने आया है, जिन्होंने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से दरख्वास्त की है कि जो उन पर पाबंदियां लगी हैं, जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, उन सैंक्शंस को हटाया जाए ताकि इस मुश्किल तरीन वक्त में उनकी राहत के लिए लोग आ सके और वो वहां पर काम कर सके। क्योंकि सीरिया भी तबाह हो चुका है, पहले जंग की वजह से तबाह हुआ था, उसके बाद रही सही कसर जो है वो इस वक्त इन जल्जलों ने और आफ्टर शॉक्स ने ले ली है। और कुल मिलाकर इस वक्त 8,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनकी हलाकत हुई है और हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं तुर्की से। पौने 2 करोड़ लोग जो मुतासिर हुए हैं, अभी लापता अफराद की भी कोई असल तादाद सामने नहीं आई है, क्योंकि बेशतर इलाकों के अंदर 160 से ज्यादा टीमें इस वक्त भी यूरोप से गई हैं, नॉर्थ अमेरिका से टीमें गई हैं, जनूबी एशिया से टीमें गई हैं, जिनमें भारत पाकिस्तान की टीमें कुल मिलाकर 1250 से ज्यादा लोग दोनों ममालिक के हैं, वो इस वक्त ऑपरेशन में मसरूफ हैं। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो रिपोर्ट वहां की एजेंसी ने जारी की है वो ये बताती है कि जिन लोगों की अमवात हुई है उनके बच्चे बहुत सारे इलाकों के अंदर रह गए हैं। यानी ज्यादातर जो 30 प्लस या 25-40 के आसपास इस उम्र में जो लोग थे उनकी अमवात हुई, तो उनके बच्चे, एक बड़ी तादाद बच्चों की है, वो आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बच गए हैं। तो उनका आगे क्या होगा, ये इंतजामिया के सामने एक बड़ा चैलेंज है, इस पर हिकमत अमली बनाना। दूसरी बात कि मौजूदा वक्त में बारिश हो रही है, सर्दी काफी शदीद है, रात का जो टेम्परेचर है वो मुसलसल माइनस बना हुआ है, उसमें इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं। और मुख्तलिफ न्यूज एजेंसीज जो रिपोर्ट कर रही हैं कि अभी भी बहुत सारी इमदादी टीमें कई इलाकों के अंदर नहीं पहुंच पाई। तो उसका मतलब ये हुआ कि बीमारी फूट पड़ने का खदशा भी उन इलाकों के अंदर, या तो कुछ एक इलाकों में खाना नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, या मेडिकल एड नहीं है, और जिन इलाकों के अंदर है भी वहां पर टीमें इस वक्त पर ना पहुंच पाना, ये एक बड़ा मसला है। तीसरी बड़ी बात कि उस हिस्से के अंदर, सीरिया के अंदर, जहां पर 2500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि दूसरी तरफ आप टर्की को देखेंगे तो जहां पर अभी तक 6100 के आसपास आंकड़ा जा रहा है। सीरिया का वो इलाका मुतासिर हुआ है जहां पर गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले वो तमाम लोग थे जो ऑलरेडी जंगजदा इलाके के अंदर रह रहे थे, जहां पर हमने देखा रूस और दीगर कई बड़ी ताकतों की तरफ से बॉम्बिंग की गई है, इलाका पहले ही मुतासिर हुआ है उन एरियाज के अंदर। लेकिन इन सब के बीच में मुसलसल इमदाद का काम भी जारी है, कई लोग अभी भी लापता है। अभी ऑफिशियल जो है वो टर्की की एक एजेंसी की तरफ से जो है वो इस पर आदाद-ओ-शुमार नहीं दिए गए, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि जो आलमी इदारा सेहत जो है उनका एक रिपोर्ट है
उसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती रिपोर्ट्स है वो सामने आ रही है। और यही वजह है कि तुर्की ने भी फ़िलहाल 3 महीने के लिए गालिबन इमरजेंसी का ऐलान कर दिया अपने मुल्क के अंदर, जो सूरत हाल वहाँ पर बन रही है। क्योंकि सेटेलाइट इमेज और दूसरी चीज़ें जो सामने पर खुलकर सामने आ रही है वो ये साफ बता रही है कि तुर्की शहर समेत कई इलाके ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और अभी भी लाशों, सिसकियों और आहों की आवाज़ वहाँ पर सुनाई दे रही है। बढ़ते हैं जी आगे, जहाँ तुर्की की हम आपको बात बता रहे हैं, शाम का जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पर लगातार ज़लज़ले के झटके आए हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों की मौत हुई है। वहीं पर ज़रा जम्मू कश्मीर का भी जिक्र करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी सिस्मोनिक एजेंसियों के मुताबिक इंतहाई ख़तरनाक जोन में है। और तुर्की के अंदर जो कुछ हुआ है, सीरिया के अंदर जो कुछ हुआ है, उसने जम्मू कश्मीर के लिए भी एक बड़ी वार्निंग दे दी है। और ज़लज़ला से मुतासिरा इलाका ये है, पहले भी इस तरीके के वाक़यात हमारे यहाँ हुए हैं, लेकिन इसे माना जा रहा कि एक क्विक प्रोन जोन एरिया है जी, यानी यहाँ पर सिस्मिक जोन 5 में हम हैं, तो ये सबसे ज़्यादा माना जा रहा कि यहाँ पर जी इस तरीके का खदशा और ख़तरा जो है वो बना रहता है। लेकिन क्या इंतज़ामिया ने आउट ऑफ देयर ओन कोई कार्रवाई की है? क्या हमने कोई सबक सीखा है दुनिया में जो कुछ हुआ है या जो हमारे साथ हुआ है? तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटियों को, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अवराक को जब आप पलटेंगे तो पता लगता है कि शायद न तो माजी में हमने कुछ सीखा और ना ही आज हम सीखने के मूड में है। ये बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि साल 2014 में जब तबाहकुन सैलाब जम्मू कश्मीर के अंदर आया और उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी वो एक सर्वे करने के लिए थी और ये देखना था कि हम इन कुदरती आफात से किस तरीके से बचें, हमने मुस्तकबिल में क्या कुछ करना है और अगर इस तरीके के हालात बनते हैं तो हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का डेवलप करना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ज़राया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के दीगर जिम्मेदार साबिका हो या मौजूदा हो, जब हम उनके इससे बात करते हैं तो आउट ऑफ कैमरा बड़ी चीज़ें खुलकर सामने आती है कि न तो हमने 2014 के बाद कोई सबक सीखा और ना ही आज तुर्की और सीरिया के अंदर जो कुछ हुआ है उससे हम कुछ सीख पा रहे हैं। और ये बात काफ़ी दिलचस्प है कि अब जिस तरीके की सूरत हाल बन रही है, चाहे वो रामबन का बेल्ट हो, चाहे वो डोडा का बेल्ट हो, उससे भी अभी तक भी इंतजामिया कोई फाल मुतहरिक सबक हासिल करने में नाकाम रही है। कोई फाल मुतहरिक एजेंसी की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कराने में अभी तक भी इंतजामिया पूरी तरह से कासिर नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज का मानना है कि हम तो वक्तन फवक्तन अपनी गाइडलाइंस देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी या तो सूबाई एजेंसियां होती हैं, सूबाई कमिश्नर होते हैं या डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स की ओर। लेकिन अब आप अपने अपने इलाकों की ओर देखिए, जहां पर पिछले 1.5 साल के दौरान, 2 साल के दौरान मकानात बने। क्या हमने सिस्मिक जोन 4-5 में होने के बीच भी उन सभी एहतियाती तदाबीर का कोई ख्याल रखा है? प्राइवेट पे बिल्कुल नहीं रखा है। फिर सरकारी बिल्डिंगों की ओर आइए तो क्या हमने इसका ख्याल रखा है? तो शायद बहुत कम आपको ये चीज़ें नजर आएंगी और यही वजह है कि आज के दिन जो सबक हमें सीखना चाहिए था शायद अभी भी हम उसको सीखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ज़रूर सेमिनार्स और सिंपोजियम्स के अंदर बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म साहब एक बड़ा मंसूबा लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर के लिए और यह मंसूबा जब अमल दरामद होगा इसका फ़ायदा किन लोगों को मिलेगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि आज दिल्ली के अंदर जो है वो सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है उस पर गुफ्तगू करेंगे और इंतजामी कार्रवाई के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि क्या सरकार का पीला पंजा ठंडा पड़ा है या कार्रवाई तेज़ होगी। छोटे से ब्रेक के बाद।